हाँ, नमस्कार साथियों। कल हमने पिछले एपिसोड में भारत का संवैधानिक विकास शुरू किया था। टॉपिक 1773 से और अपने 1853 तक अध्ययन कर लिया है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और उसके बाद हमने 4 चार्टर एक्ट और बीच में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का अध्ययन किया था। आज हम इस भाग 2 में 1858 के एक्ट से शुरू करेंगे और 1858 के एक्ट से ये जहां तक भी जा सकता है 1861, 1892, 1909, 1919 तक, ये आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए मित्रों, 1858 का एक्ट पारित होने से पहले क्या स्थिति थी? 1857 की क्रांति हो चुकी थी। भले ही 1857 की क्रांति असफल रही हो, लेकिन ब्रिटिश हुक्मरानों को ये समझते देर नहीं लगी कि यदि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को लगातार यदि भारत में रखा गया और कोई सुधार हमने नहीं किया तो हम ज्यादा लंबे समय तक भारत में शासन नहीं कर पाएंगे। और इस समय महारानी विक्टोरिया और प्रधानमंत्री ने और संसद ने निर्णय लिया कि भारत में इस ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमें पूर्णतः समाप्त करना होगा। और फिर 2 अगस्त 1858 को ये विधेयक पेश किया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित कर दिया गया और 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का स्याही संदेश इलाहाबाद दरबार 1 नवंबर 1858 को आयोजित करके वहां पर पढ़ा गया और कहा गया कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूर्णतया समाप्त किया जाता है और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन, महारानी या महाराजा के नियंत्रण में रहेगा। तो 1858 का एक्ट बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है और सवाल यहां से पूछे जाते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम। भारत सरकार अधिनियम 1858। इसकी जो शुरुआत है वो कहां से होती है? इलाहाबाद दरबार। और इलाहाबाद दरबार का आयोजन कब हुआ? 1 नवंबर 1858। अब इस इलाहाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। पहले प्रयागराज था, फिर इलाहाबाद, अब प्रयागराज। और इस इलाहाबाद दरबार का संबंध किससे है? इसका संबंध है महारानी विक्टोरिया की घोषणा। तात्कालिक महारानी यानी 1858 में कौन थी? महारानी विक्टोरिया। और महारानी विक्टोरिया की घोषणा यानी एक रॉयल मैसेज, शाही संदेश इलाहाबाद में दरबार आयोजित करके पढ़ा गया। तात्कालिक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और लॉर्ड कैनिंग ने ये शाही संदेश इलाहाबाद में भारतीय देशी रियासतों के जनप्रतिनिधि यानी जो राजा महाराजा थे उन सबको विश्वास में लेने के लिए एक आयोजन किया और कहा कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था इसके भ्रष्टाचार के कारण और इसके कुप्रबंधन के कारण अंततः ब्रिटिश सत्ता ने ये संदेश भेजा है कि अब भारत में इस ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूर्णतया समाप्त किया जाता है। ना व्यापारिक, पहले 1833 के चार्टर एक्ट में समाप्त हो गया है और अब राजनीतिक कार्य बचे थे 1858 में, वो भी छीन लिए गए। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन व्यापारिक और राजनीतिक पूर्णतया समाप्त किया जाता है। ये संदेश यहां पर पढ़ा गया। क्या संदेश है? कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूर्णतया, पूर्णतया मीन्स व्यापारिक तो पहले ही समाप्त हो चुका है 1833 के चार्टर एक्ट में, और राजनीतिक समाप्त कर दिया 1858 में। अतः कंपनी का शासन पूर्णतया क्या कर दिया गया, समाप्त। और अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज ओब्लिक क्राउन ओब्लिक महारानी के नियंत्रण में चला गया, महारानी के नियंत्रण में चला गया। तो अब आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया, 1813 का चार्टर एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कब होता है, 1833 का चार्टर एक्ट। और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूर्णतः व्यापारिक और राजनीतिक कब समाप्त होता है, 1858 के एक्ट द्वारा। अब इसी के संदर्भ में क्या बदलाव किया गया, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर, भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर और क्या कर दिया गया, वाइसराय एवं गवर्नर जनरल। वाइसराय एवं गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल को वाइसराय भी बना दिया गया है। अतः इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। अतः लॉर्ड कैनिंग जो हैं वो बने भारत के प्रथम वाइसराय। ध्यान रहे, अंतिम गवर्नर जनरल नहीं कह सकते आप, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को नहीं कह सकते, कारण गवर्नर जनरल पद समाप्त नहीं हुआ है। कुछ लोग पढ़ाने में गलती करते हैं कि साहब ये गवर्नर जनरल पद समाप्त हो गया और वाइसराय शुरू हो गया। नहीं, एक ही व्यक्ति गवर्नर जनरल रहेगा और वो ही व्यक्ति वाइसराय रहेगा। ध्यान रहे, वाइसराय तो कब कहलाएगा, जब ब्रिटिश महारानी के नियंत्रण में, ब्रिटिश महारानी के नियंत्रण में प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियासतों का शासन करेगा। तब तो ये क्या कहलाना है, वाइसराय। और जब ये ब्रिटिश भारत के प्रांतों का शासन करेगा, प्रांतों का शासन देखेगा, करेगा, तब ये कहलाएगा गवर्नर जनरल। अतः नियंत्रण में देसी रियासतों को संभालेगा वाइसराय। ब्रिटिश भारत उस समय 11 प्रांतों में विभाजित था, उन प्रांतों का शासन देखेगा, तब कहलाएगा ये गवर्नर जनरल। तो ध्यान रखिए, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, उसको मैंने ए से साइन किया था कि ए बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। फिर बी करके मैंने लिखा था बंगाल का अंतिम गवर्नर,
वो वॉरेन हेस्टिंग्स। और सी करके लिखा था मैंने क्योंकि पदनाम चेंज हो गया 73 में, और बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो सी मैंने लिखा था कि बताइए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, वॉरेन हेस्टिंग्स। और 1833 के चार्टर एक्ट से फिर बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल किया। तो आपसे मैंने डी लिखा था कि बताइए भारत बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और फिर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वो बन गए विलियम बेंटिक। लेकिन यहां हम अंतिम गवर्नर जनरल नहीं लिख रहे हैं, हम सीधा लिख रहे हैं क्या कि भारत के प्रथम वाइसराय, भारत के पहले वाइसराय किसको बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय बने। गवर्नर जनरल ये पहले भी हैं, 57 की क्रांति के समय भी और अभी भी है, बस वाइसराय नया पदनाम अस्तित्व में आ गया, तो पूरा पदनाम हो गया वाइसराय तथा गवर्नर जनरल। लेकिन हम इसे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल नहीं कहने वाले हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल ब्रिटिश तो लॉर्ड माउंटबेटन और भारतीय होगा सी राजगोपालाचारी। अब इसी 1858 के एक्ट द्वारा और क्या प्रावधान है, यहां एक पद सर्जित हुआ और वो पद था भारत सचिव। भारत सचिव का पद सर्जित हुआ। अब ध्यान दीजिए मित्रों, पेपर सेटर कभी इसको कह देता है भारत मंत्री, कभी इसको कह देता है भारत ना देके सीधा राज्य सचिव, और कभी इसका नाम बदल करके हमें दे देता है इंडिया सेक्रेटरी। इंडिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अंग्रेजी नाम दे देता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यही व्यक्ति भारत सचिव है, यही पद भारत मंत्री है, यही भारत का राज्य सचिव है, और इंग्लिश में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ये तो कभी भारत सचिव कभी भारत मंत्री, इसका पद सर्जित किया गया। और किसको पहला, भारत के प्रथम भारत मंत्री अथवा भारत सचिव किसको बनाया गया, वो बनाया गया लॉर्ड स्टेनले या स्टेनली। लॉर्ड स्टेनले को भारत सचिव या भारत मंत्री पद पर रखा गया। तो पद क्रिएट भी कब हो रहा है, 1858 के एक्ट द्वारा, और बनाया गया पहला कौन, लॉर्ड स्टेनले। अगला प्रावधान इसके द्वारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू दोहरा शासन, जिसको कई पुस्तकों में डायरकी रूल द्वैध शासन दे रखा है, जो कि गलत है, दोहरा शासन समाप्त कर दिया गया, समाप्त हो गया। क्योंकि 84 का पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी के कार्यों को व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों में बांटता है, और अब कंपनी के पास ना कोई व्यापारिक कार्य रहा है ना राजनीतिक कार्य रहा है, इसलिए ये पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू वो दोहरा शासन, जो जिसको हमने पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल, ये समाप्त कर दिया गया। अतः 1858 के एक्ट
महारानी विक्टोरिया की घोषणा कब पढ़ी गई? 1 नवंबर 1858। कहां पढ़ी गई? इलाहाबाद दरबार में आयोजन में। कंपनी का शासन पूर्णतः समाप्त कब हुआ? 1858 के एक्ट द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कब बना दिया गया? 1858 द्वारा। पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। भारत सचिव का पद कब सृजित हुआ? 1858 के एक्ट द्वारा। पहले भारत सचिव लॉर्ड स्टेनली, कुछ लोग चार्ल्स वुड को भी कहते हैं। नो, लॉर्ड स्टेनली ने पेश किया था विधेयक 2 अगस्त 1858 को, और उसी को फिर भारत सचिव बनाया गया, और ये कैबिनेट मंत्री स्तर का पद हुआ करता था। और इस भारत सचिव का सहयोग करने के लिए एक भारत परिषद का गठन और किया गया था। भारत परिषद का गठन भी 1858 द्वारा किया गया, और इसमें सदस्य थे 15। भारत परिषद में 15 सदस्य जो भारत मंत्री यानी इंडिया सेक्रेटरी का सहयोग करेंगे, और ये एक तरह से कैबिनेट मिनिस्ट्री लेवल का पद था जो सीधे महारानी के नियंत्रण में रहेगा। अतः अब भारत में भारत सचिव और साथ में वायसराय एवं गवर्नर जनरल 2 व्यक्ति हो गए। नया पद अस्तित्व में आ गया भारत सचिव, और पहले से जो चल रहा था गवर्नर जनरल वो हो गया है वायसराय। तो ये था हमारा 1858 का एक्ट। इससे आगे हम चले तो 6 नंबर या 7 नंबर मान लीजिए आप इसको, जो भी नंबरिंग हो, ये याद नहीं रहता है भाई नंबरिंग कौन सी है। 1861 का परिषद अधिनियम। अब अधिनियम किस नाम से जाना जाएगा? क्योंकि भारत परिषद का गठन हो चुका है, अतः अब ये 1861 का क्या है? परिषद अधिनियम है। और इससे रिलेटेड जो सवाल हमसे पूछेगा महत्वपूर्ण, नंबर 1, वायसराय अर्थात गवर्नर जनरल को ब्रिटिश संसद और भारत में विधान परिषद सत्र में नहीं हो तो विशेष परिस्थिति में अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्राप्त। आपात स्थिति में अब गवर्नर जनरल ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। आज हमारे राष्ट्रपति आर्टिकल 123, राज्यपाल आर्टिकल 213 में ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। राष्ट्रपति जब हमारी पार्लियामेंट सत्र में नहीं हो, और राज्यपाल कब? जब विधानसभा सत्र में नहीं हो। तो ये पहले पूछ ले आपसे कि भारत के संवैधानिक विकास में कौन से अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? 1861 द्वारा। और दूसरा यहां जो है वो है पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम यानी विभागीय व्यवस्था की शुरुआत। भारत में पहली बार एक तरह से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हो रही है। तो आपसे कई बार ये सवाल पूछता है कि बताइए किस अधिनियम में विभागीय व्यवस्था या पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई थी? गृह मंत्री जैसे आज हमारे होते हैं, गृह विभाग है, वित्त विभाग है ना, इस तरह से।
इन विभागों की शुरुआत कब से होती है? 1861 के एक्ट द्वारा। तो 1861 के परिषद अधिनियम में दो चीजें महत्वपूर्ण है, एक अध्यादेश जारी करना और दूसरा आपका विभागीय व्यवस्था की शुरुआत। अगला जो है हम लें 1892 का एक्ट, 1892 का परिषद अधिनियम, और इसके द्वारा पहला जो विशेष काम है कि भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष ओब्लिक परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। 1892 के परिषद अधिनियम से हमें क्या पूछना है कि बताइए भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष या परोक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई है 1892 के एक्ट से। और दूसरा इसका विशेष छोटा सा एक्ट है, दूसरा बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार, बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार। भारतीयों को पहली बार मिलता है, भारतीयों को पहली बार प्राप्त हुआ। मित्रों, अनावश्यक विस्तार करना मेरी आदत में शुमार नहीं है। पिछले 20 साल से मैं यही पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर कभी पेपर गया नहीं है। अनावश्यक बोर्ड भरने से या रजिस्टर भर देने से कोई काम का है ही नहीं। हाँ, यदि आपको लेख लिखना पड़े तब भी बहुत सारा मैटर है आपके पास में। अतः विशेषतः दो ही चीजें हैं, सीधा दिमाग में फीड कर दीजिए कि भारत में अप्रत्यक्ष परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1892 के एक्ट से। और भारत में प्रश्न, बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार कब प्राप्त होता है? 1892 के एक्ट से। और अगले एक्ट पे हम चलते हैं जो विवादित और जिसने भारत की व्यवस्था में काफी बदलाव किया, और वो था भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको हम किस नाम से ज्यादा जानते हैं? मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। लॉर्ड मोर्ले जो थे ये थे भारत सचिव, और मिंटो थे आपके वायसराय अर्थात गवर्नर जनरल। अब ध्यान रखिए मित्रों, आपसे पूछेगा कि ये मिंटो कौन सा था? अतः ये मिंटो सेकंड है। याद करो, पिछली क्लास में मैंने आपको मिंटो फर्स्ट बताया था, वो 1813 में था। और ये मिंटो कौन सा है? ये लॉर्ड मिंटो सेकंड है। मिंटो उस मिंटो ने ईसाई मिशनरीज को भारत में ईसाई धर्म प्रचार की छूट दी, और ये मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत करने वाला है। दो गवर्नर जनरल, यदि हम पढ़ते हैं इतिहास, सबसे निकृष्ट दो गवर्नर जनरल मेरी नजर में हैं, एक लॉर्ड कर्जन और दूसरा ये लॉर्ड मिंटो सेकंड, जिन्होंने भारत में सांप्रदायिकता का बीज बोया। लॉर्ड कर्जन ने अप्रत्यक्ष तौर पे और लॉर्ड मिंटो ने
प्रत्यक्ष तौर पे। इसलिए भारत में सांप्रदायिकता का जनक ये मिंटो सेकंड है। और इससे पहले कर्जन ने बंगाल का विभाजन करके 2 टुकड़ों में बांट दिया था, और आधार धर्म के आधार पर, और बताने के लिए क्या कहा कि बंगाल बहुत बड़ा स्टेट है, प्रशासनिक कारणों की वजह से हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, अति आवश्यक है। जबकि हम सब जानते हैं कि फूट डालो और राज करो, हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगा करवाना ही उनका मकसद था। इन 2 निकृष्ट गवर्नर जनरलों द्वारा सांप्रदायिकता का बीज जो बोया गया था, उसकी फसल हम आज तक काट रहे हैं। आज भी सहम जाते हैं कि सांप्रदायिक दंगा हो जाएगा, कम्युनल अवार्ड हो जाएगा। पता नहीं क्यों हम किसके बहकावे में आकर के ये करते हैं। शायद खुद व्यक्ति से पूछा जाए तो वो कभी भी इस तरह का कट्टरपंथ में नहीं जाएगा कि भाई साहब मैं ये फलाने धर्म का हूं, मैं ये फलाने धर्म का हूं। लेकिन व्यक्ति को डाइवर्ट किया जाता है, उसका ब्रेन वॉश किया जाता है। अतः यदि शिक्षित है और अपने घर वालों का आप संस्कार रखते हैं तो ध्यान रखिए कभी किसी के बहकावे में नहीं आए, और आप अपना सीधा काम से जाइए और आ जाइए। आप जिस भी धर्म में पैदा हुए हैं वो धर्म आपके लिए अच्छा है, औरों पे टिप्पणी करने का अधिकार हमें नहीं है। अतः सांप्रदायिकता से बचा जाए, जिस सांप्रदायिकता को इन गवर्नर जनरल ने बोया था। और ये शुरू करने वाला है भारत में, और क्या शुरू करने वाला है? पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की जाती है इसके द्वारा, इस एक्ट के द्वारा। लिखित में पार्लियामेंट द्वारा और अधिनियमित होकर के आ रहा है। और सबसे पहले ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किसको दिया गया? सबसे पहले ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मुसलमानों को दिया गया। और फिर आगे इसका विस्तार होता रहेगा। पहले टारगेट पे किसको रखा गया? मुसलमान। 1919 में फिर सिख, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई और यूरोपियंस। 35 में दलित, महिला और मजदूर। इस तरह से टोटल 8 वर्ग होंगे जहां ये फूट डालने की रणनीति पे और काम करेंगे। अतः आपसे ये पता नहीं कितनी बार, हजारों बार ये सवाल पूछ लिया गया है कि बताइए भारत में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जनक कौन है? ये मिंटो सेकंड है। और पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सबसे पहले किसको दिया गया? मुसलमानों को दिया गया। क्या था ये पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन? मुस्लिम कैंडिडेट होगा और मुस्लिम ही मतदाता होगा, अर्थात मुस्लिम मतदाता मुस्लिम का चुनाव करेंगे, बाकी सदस्यों को वोटिंग का राइट नहीं होगा। अतः ये भेदकारी व्यवस्था थी ताकि असंतोष पनपे, और असंतोष पनपेगा तो परिणाम क्या होना है? सांप्रदायिक दंगा होना है, देश का विभाजन होना है। और ये विभाजन की नींव यही लिख दी थी। इसलिए मोर्ले इस मिंटो को पत्र लिखते हुए कहता है कि हे मोर्ले, हे मिंटो, हम भारत में ड्रैगन्स टीथ बो रहे हैं, हम जहर के दांत, विष के दांत बो रहे हैं जिसकी फसल कड़वी होगी। अतः ऐसा करते मत कर। लेकिन फिर भी ये माना नहीं और ये पारित हुआ और लागू हुआ। वो फसल कड़वी हुई, ये तो मर गए, लेकिन वो फसल कड़वी होती है। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना, भारत का विभाजन, 2 टुकड़ों में भारत और पाकिस्तान। अतः कई बार इतिहास में कोई भी गलती होती है, उसके परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं भविष्य लक्षी। अतः हमेशा वर्तमान हो चाहे पहले का अतीत हो, कैसे भी हो, जो भी योजनाएं बनाई जाएं वो विनाशकारी ना हो करके और विकासकारी हो, जन कल्याणकारी हो, उसी में हम सबका हित होता है। अतः पहला इसके द्वारा ये किया गया। नंबर 2, दूसरा, पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में
प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन? एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य को बतौर विधि सदस्य नियुक्त किया गया। तो आपसे सवाल पूछता है, पहला भारतीय जिसको गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में विधि सदस्य नियुक्त किया गया कौन था? वो थे मिस्टर एसपी सिन्हा। शॉर्ट करेगा तो एसपी कर देगा, एसपी सिन्हा, पहला भारतीय। पिछले एपिसोड में मैंने आपको कहा था कि विधि सदस्य पहला अंग्रेज लॉर्ड मैकाले 1833 का चार्टर एक्ट, और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में पहला भारतीय बना एसपी सिन्हा। तीसरा चेंजेज इसमें या तीसरा व्यवस्था वो थी भारतीयों को बजट पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। दिया गया। अतः 1909 के अधिनियम की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत मुसलमानों को दिया गया। दूसरा, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, कार्यकारी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, जो कि पहले भारतीय हैं, विधि सदस्य के रूप में नामित किया गया, उनको नियुक्त किया गया। और तीसरा, बजट पे पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार हमें मिला। बजट पे प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 के एक्ट द्वारा हमें मिल गया है। और एक कोटेशन आपसे पूछ लेता है, और वो कोटेशन है क्या कि हम भारत में विष के दांत बो रहे हैं। हम भारत में विष के दांत बो रहे हैं, मीन्स ड्रैगन्स टीथ, विष के दांत बो रहे हैं जिसकी फसल कड़वी होगी, जिसकी फसल कड़वी होगी। और ये कौन किसको कह रहा है? ये लॉर्ड मोरले मिंटो को, मिंटो सेकंड जो गवर्नर जनरल है, को पत्र लिखते हुए कह रहा है। कि हे मिंटो, ये जो हम काम करने जा रहे हैं ये भारत को तोड़ देगा। लेकिन मिंटो कहाँ सुनने वाला था? वो तो लॉर्ड कर्जन का चेला था, लॉर्ड कर्जन का अनुयायी था। वो गया और ये आया था, अतः कर्जन के काम को ये आगे बढ़ा रहा था। तो ये विष के दांत, तो ये टोटल एक तरह से 3-4 सवाल यहाँ से हमारे बनते हैं। अब मित्रों 2 एक्ट हैं हमारे विशेषतः, एक तो 1919 का अधिनियम और एक 1935 का अधिनियम। ये दोनों ही अपने आप में विशेष हैं, बहुत ही विस्तृत है। अतः मैं इस एपिसोड में उस 1919 को ना लेंगे और मैं अगले एपिसोड में 1919 के एक्ट को पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि सर्वाधिक तौर पर
RAS हो, पुलिस सब इंस्पेक्टर हो, चाहे ग्रेड सेकंड हो, उसमें टॉपिक का नाम ही क्या है, मेजर लैंडमार्क्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री विद स्पेसिफिक रेफरेंस 1919 एंड 1935, यानी प्रमुख सीमा चिन्ह और विशेषतः 1919 और 1935, अतः 1919 और 1935 की हर एक विशेषता जब भी मैं अगले एपिसोड में लूं, आपके सामने भेजूं, वो एक एक विशेषता आप याद कर लीजिए। हो सकता है वो 2 सवाल 19 और 35 से ही आए, हो सकता है 3 सवाल दे दे, एक मेजर लैंडमार्क से ले ले और 2 सवाल वहां से ले ले। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखते रहिए मित्रों, धन्यवाद।